स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो पहले हमने अंडरस्टैंड करा बैंक स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसा होता है, कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो टेक्निकल पार्ट ऑफ द चैप्टर, अब हमें समझ आ गया कि कैश बुक और पासबुक दो अलग स्टेटमेंट्स होती हैं। कैश बुक बिजनेस एंटिटी अकाउंट होल्डर अपने एंड पे बना रहा है, बैंक स्टेटमेंट पासबुक बैंक वाले अपने एंड पे बना रहे हैं अपने हिसाब से। दोनों में कभी कभी बैलेंस में वेरिएशन आ सकती है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या करता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बताता है रीजंस ऑफ वेरिएशन। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बताता है रीजंस ऑफ वेरिएशन। क्या क्या हो सकते हैं रीजंस ऑफ वेरिएशन, वो हम एक बारी स्टडी करेंगे डिटेल में। रीजंस ऑफ वेरिएशन बिटवीन द बैलेंस as per cash book and the bank statement or the passbook. What are the reasons? Most important reason होता है difference due to timing. डिटेल में करेंगे डायरेक्टली हम रीजंस। तो डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। दो टाइप के डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग हो सकते हैं। चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग में पहला रीजन है चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैं अकाउंट होल्डर हूं, मैंने चेक इशू कर दिया है, टेलीफोन का बिल आया 29 मार्च को, मैंने चेक काट के पेमेंट कर दी। मैंने कहा जाओ एयरटेल वालों ले जाओ मेरे से पैसे जितने चाहिए, 10,000 का मैंने चेक काट के दे दिया। अब जब मैंने चेक इशू करा, कैश बुक में तो मैंने एंट्री इमीडिएटली पास कर दी होगी। कैश बुक में क्रेडिट साइड पे बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस बैंक कॉलम में 10,000 आ गया, मतलब बैंक में से 10,000 मैंने कैश बुक में डिडक्ट कर लिए। बट वो चेक जब तक डिपॉजिट नहीं होगा, जब तक वो प्रेजेंट नहीं होगा, अब मैंने तो एयरटेल वाले को दे दिए, अब वो एक साथ बहुत सारे चेक्स कलेक्ट करेंगे, उसके बाद जाके बैंक में डालेंगे, या जब भी बैंक में डालेंगे बैंक में तो तब प्रेजेंट होगा, और जब बैंक में प्रेजेंट होगा उसके बाद पैसे कटेंगे मेरे अकाउंट से। तो मैंने चेक इशू कर दिए, बट अगर वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए अभी तक, तब तक कैश बुक में तो पैसे कट चुके हैं, कैश बुक का बैलेंस कम आ रहा होगा, बैंक स्टेटमेंट में अभी वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि बैंक में से पैसे कटे ही नहीं। तब तक नहीं कट सकते जब तक वो चेक प्रेजेंट ना हो जाए। अब ये कोई एरर थोड़ी ना है, बट रीजन ऑफ वेरिएशन तो है। चेक्स इशूड फॉर पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इमीडिएटली। जैसे ही मैंने चेक इशू करा, कैश बुक में तो मैंने इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लिया, बट द बैंक रिकॉर्ड्स द एंट्री व्हेन द चेक इज प्रेजेंटेड टू इट फॉर पेमेंट। कह रहे बैंक तो तब रिकॉर्ड करेगा ना जब बैंक में प्रेजेंट होगा चेक, तब तक थोड़ी ना बैंक को सपने आएंगे कि अच्छा आपने चेक काटा हुआ है चलो हम भी काट लेते हैं, कभी तो आएगा ही हमारे पास। नो, ऐसे नहीं वर्क करता बैंक। बैंक में जब चेक प्रेजेंट होगा उसके बाद वो अपने एंड पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि चेक ओरिजिनल है कि नहीं है, फर्जी चेक तो नहीं है, चेक पे जो साइन है वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है। ये सब चीजें स्टेजेस क्रॉस हो जाएंगे तो आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे। But the bank records the entry when the check is presented to it for payment. Thus, there is a gap. There is a gap of few days between the entry in the cash book and the entry in the bank statement or the passbook. Up now, if bank reconciliation statement is prepared on a date falling between the two dates, कौन सी two dates? The date on which the check was issued, for example the check was issued on 27th March, and the date on which the check was presented for payment, for example the check was presented on 2nd April, आपने 27 मार्च को चेक इशू कर दिया, चेक प्रेजेंट हुआ 2nd April को। अब जब 31st मार्च को ईयर एंड होगा, बुक्स क्लोज होंगी, और अगर 31st मार्च को आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो तो आपका कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करेगा। कैश बुक में कम आ रहे होंगे जितने की भी आपने पेमेंट करी है, और बैंक में ज्यादा आ रहे होंगे क्योंकि बैंक में से अभी कटे ही नहीं पैसे।
तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपके एरर्स रेक्टिफाई नहीं करेगा, एरर्स हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो बस ये बताएगा कि दोनों का बैलेंस इस वजह से मैच नहीं कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, if the statement is prepared between two dates, that is the issue of check and it being presented for payment, the difference will arise. For example, a check of rupees 20,000 is issued on 27th March 2019, which is presented to the bank on 2nd April. चेक प्रेजेंट हुआ 2nd अप्रैल को और इशू हुआ 27 मार्च को, तो दोनों डिफरेंट डेट्स है। इशू ऑफ चेक विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑन 27 मार्च। जब आपने चेक इशू करा कैश बुक में तो इमीडिएटली रिकॉर्ड हो गया। Whereas the bank will record it on 2nd April. On 31st March 2019, cash book balance will be lower. Cash book में क्योंकि पैसे कट चुके हैं, the balance will be lower in the cash book by 20,000 due to this reason. तो difference due to timing का पहला रीजन है checks issued but not yet presented for payment. ऐसे ही डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग में नेक्स्ट होता है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। एक टर्म होती है क्लियरिंग, चेक अभी क्लियरिंग में है। आपने मुझे चेक दिया, आपने मुझे फीस दी चेक के थ्रू, आपने मुझे चेक दिया, मैंने जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। मेरा अकाउंट है HDFC में, आपका लेटेस्ट अज्यूम है ICICI में। मेरा HDFC में है, आपका ICICI में। आपने मुझे चेक काट के दिया, मेरा अकाउंट HDFC में, तो मैं HDFC में जाके वो चेक डिपॉजिट करूंगा। अब चेक डिपॉजिट हो गया तो HDFC वाले क्या करते होंगे, पहले तो फिजिकली चेक प्रेजेंट करने पड़ते थे HDFC वालों को क्लियरिंग के लिए, अब क्या ऑनलाइन होता है सारा। तो मैंने जैसे ही चेक डिपॉजिट करा वो चेक को स्कैन करेंगे और स्कैन्ड कॉपी RBI के पास भेज देंगे। RBI परफॉर्म करता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब RBI क्या करेगा, RBI के पास सबके डिटेल्स होती हैं, तो RBI क्या करेगा, RBI इन्फॉर्म करेगा ICICI वालों को कि ऐसे मिस्टर एक्स का चेक आया है। तो ICICI वाले देखेंगे कि वही सेम चीज की चेक ओरिजिनल है कि नहीं है, साइन मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपके अकाउंट में पैसा है कि नहीं है। तो वो सारी डिटेल्स अगर मैच कर जाएंगी तो ICICI से HDFC में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा और HDFC वाले मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे। पहले इस प्रोसेस में 2-3 दिन लग जाते थे, पहले इस प्रोसेस में 2-3 दिन लग जाते थे। आज की डेट में 24 वर्किंग आवर्स लगते हैं। तो यूजुअली आज अगर आप चेक डालोगे तो नेक्स्ट डे एंड तक वो क्लियर हो जाता है। जो भी है, ऐसा तो नहीं ना कि इमीडिएटली हो जाता है, नो। सेम बैंक को तो आप रिक्वेस्ट करके बोल सकते हैं, HDFC टू HDFC अपने एंड पे कर सकते हैं, बट हम भूल जाते हैं वो ऐसी चीजें कुछ होती हैं। हम थियोरेटिकली चल रहे हैं। तो रूल क्या होता है कि आज अगर आपने चेक डाल भी दिया तो जब आपने चेक डिपॉजिट करा तो कैश बुक में तो एंट्री इमीडिएटली आ गई, आपने कैश बुक में डेबिट साइड पे दिखा दिया, कैश बुक में डेबिट साइड 2 जहां से भी पैसे आए बैंक कॉलम में दिखा दिए, बैंक बैलेंस आपका कैश बुक में तो बढ़ गया। बट बैंक में तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक वो चेक क्लियर ना हो जाए, और जब तक वो चेक क्लियर नहीं होता तब तक बैलेंस एज पर कैश बुक will be different from the balance as per the passbook. इसमें कोई एरर नहीं है, बट डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग है, तो उसकी वजह से दोनों का बैलेंस मैच नहीं करेगा। किन दोनों का, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग में सेकंड रीजन है चेक्स डिपॉजिटेड। अब आपने चेक डिपॉजिट करा अपने बैंक में बट नॉट येट क्लियर्ड। पहला रीजन था आपने किसी को पेमेंट करी है, चेक काटा है, चेक इशू करा है, ड्रॉ करा है, आपने किसी को पेमेंट करी है, वो भी प्रेजेंट नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने अपने पैसे डिपॉजिट करे चेक बैंक में बट अभी क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर नहीं हुआ है, क्रेडिट नहीं हुआ है बैंक से, एक ही बात है। नॉट येट क्लियर और नॉट येट क्रेडिटेड, दोनों बातें एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि पासबुक में क्रेडिट का मतलब पैसा डिपॉजिट माना जाता है। चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक आर रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑन द रिसीट्स और द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिट। कह रहे कैश बुक में तो डेट ऑफ डिपॉजिट पे ही रिकॉर्ड हो जाएगा, बट
बैंक क्रेडिट्स द अकाउंट होल्डर्स अकाउंट, बैंक वाले मुझे क्रेडिट कब देंगे, तो बैंक वाले क्रेडिट, तो इसीलिए वो सब चीजें क्लियर होनी चाहिए कि पासबुक में जब हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो पासबुक में वो क्रेडिट माना जाता है, क्योंकि बैंक की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। बट द बैंक credits the account holder's account when it has received the payment from the other bank। तो एग्जांपल दिया था आपको एचडीएफसी वालों को, जब तक आईसीआईसीआई से पैसे नहीं मिलेंगे वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं शो करेंगे। हम जब पैसे डालते हैं, आपने मुझे फॉर एग्जांपल फीस दी, ऑनलाइन दी, जैसे मर्जी दी, तो मुझे मैसेज आएगा दिस मच मनी हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। क्यों? वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, तो बैंक वाले मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक की लायबिलिटी बढ़ रही है। when the checks have been cleared, ठीक है। thus there is a gap of few days between the deposit of checks and the credit given by the bank, there is a gap, therefore therefore difference will arise on a particular date in the bank balance as per cash book and the bank statement, दोनों में डिफरेंस हो सकता है। एग्जाम्पल हमेशा स्टडी करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, a check of rupees 10,000 is deposited into the bank on 30th March। 30th March को जाके आपने बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया, which is collected by the bank, 10,000 रुपए का चेक डिपॉजिट कर दिया, collected by the bank on 4th April। तो क्लियर कब हुआ? 4th April को जाके क्लियर हुआ। तो जब आप बुक्स क्लोज कर रहे होगे, इफ द बैलेंसेस आर कंपेयर्ड ऑन 31st March, कैश बुक बैलेंस विल बी हायर बाय 10,000। कैश बुक का बैलेंस आपका 10,000 रुपीज ज्यादा आ रहा होगा। क्यों? चेक डिपॉजिटेड, जैसे ही चेक डिपॉजिट हुआ कैश बुक में तो बैलेंस बढ़ गया, नॉट येट क्लियर्ड, क्योंकि 31st मार्च को स्टेटस क्या है? अभी बैंक में क्लियरेंस नहीं आई है, बैंक वालों ने अभी पैसे कलेक्ट ही नहीं करे जहां से दूसरे बैंक से पैसे आने थे, तो अभी बैंक वालों ने क्रेडिट नहीं करा, तो पासबुक में बैलेंस कम आ रहा होगा अभी 31st मार्च को, तो कैश बुक में ज्यादा आ रहा होगा। तो डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग में दो रीजन हो सकते हैं, चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट और चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। ध्यान से देखना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग रीजंस ऑफ वेरिएशन में, बट और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से द बैलेंस एज पर कैश बुक विल नॉट बी मैचिंग विद द बैलेंस एज पर पासबुक। और क्या रीजंस हो सकते हैं? ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय द बैंक। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय द बैंक का मतलब होता है कि बैंक में तो रिकॉर्ड हो चुकी हैं बट कैश बुक में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हमें कब पता चलेगा ऐसा कुछ हुआ है? जब हम बैंक स्टेटमेंट देखेंगे, जब हमारे पास पासबुक आएगी। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम पुराने जमाने में जीते हैं जहां पे हमें मैसेजेस नहीं आते, जहां पे हमें इंटीमेशन नहीं आती, तो जब तक हम बैंक स्टेटमेंट देखेंगे नहीं, जब तक हम पासबुक देखेंगे नहीं, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि बैंक में ऐसा हुआ है। ठीक है, बट बड़ी कंपनीज में जरूरी थोड़ी ना होता कि जो अकाउंट होल्डर है जिसको मैसेज आ रहे हैं वही अकाउंटिंग भी कर रहा हो। तो मैसेज तो आ गया था बट अकाउंटेंट को थोड़ी ना पता है कि ऐसा कुछ हुआ है। अकाउंटेंट को कब पता चलेगा? जब वो बैंक स्टेटमेंट देखेगा, जब वो पासबुक देखेगा, तब तक कैश बुक और पासबुक का बैलेंस डिफरेंट हो सकता है। तो इनके क्या एग्जाम्पल्स हैं? ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक की ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन हो सकती हैं जिसकी वजह से दोनों का बैलेंस मैच ना करे? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब क्रेडिटेड बाय द बैंक, तो क्रेडिटेड मतलब बैंक क्रेडिट कर रहा है, तो आपको मिल रहा है बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो ये क्या है? आपकी इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है आपके लिए। तो इसीलिए क्रेडिटेड बाय द बैंक का मतलब समझ आना चाहिए कि आपको मिल रहा है। डेबिटेड इन द कैश बुक, क्रेडिटेड इन द बैंक, एक ही बात होती है। If the bank allows interest to the account holder, it credits the account holder's account and his bank balance increases। बैंक वालों की liability बढ़ गई, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। But the account holder will record the transaction in the cash book
when it is known to him. कह रहा बैंक वालों ने तो इंटरेस्ट दे दिया, बैंक में तो आ गई बैंक स्टेटमेंट में, बट आप कब रिकॉर्ड करोगे? जब आपको पता चलेगा। आपको कब पता चलेगा? जब आपके हाथ में बैंक स्टेटमेंट आएगी। टिल दैट टाइम, जब तक आपके पास बैंक स्टेटमेंट ना आए, टिल दैट टाइम द बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट और द पासबुक वुड बी हायर देन द बैलेंस एज पर द कैश बुक। कभी होता है ना, हम बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, अरे ये किस बात का इंटरेस्ट मिला, ये पैसे कहाँ से आए, ये पैसे किस बात के कटे, होता है ऐसा स्टेटमेंट देख के। तो ये वही होता है कि ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय द बैंक, बट हमें पता ही नहीं था। हमें कब पता चला? जब हमने बैंक स्टेटमेंट देख ली। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। तो बैंक वालों ने अब चार्ज करा हमसे इंटरेस्ट, कोई सर्विस रेंडर करी थी, उसके बैंक चार्जेस चार्ज करे, तो वो हमारे अकाउंट से पैसे काट लेते हैं। तो हमारे अकाउंट से तो पैसे डिडक्ट हो गए, लेकिन हमें पता ही नहीं था, तो इसलिए हमने कैश बुक में नहीं दिखाया, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हम कब दिखाएंगे? जब हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी, तब तक कैश बुक और बैंक का बैलेंस अलग आ रहा होगा। बैंक चार्जेस आर चार्ज्ड बाय द बैंक फॉर रेंडरिंग सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स। सिमिलरली, बैंक प्रोवाइड्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर विच इट चार्जेस इंटरेस्ट। बैंक डेबिट्स, चार्ज कर रहा है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बैंक डेबिट्स द अकाउंट होल्डर्स अकाउंट in its books with the amount of bank charges or interest on bank overdraft. But the account holder will record it in the cash book. But the account holder will record it in the cash book. That is, he will credit the bank column of the cash book only when the bank statement or the bank passbook is received. कह रहा बैंक वालों ने चार्ज करा, बैंक ने तो पैसे काट लिए, बट आप अपने कैश बुक में, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक में, बैंक कॉलम में कब दिखाओगे? जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट या पासबुक आएगी। जब तक नहीं आएगी, टिल दैट टाइम द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और द पासबुक वुड बी लोअर देन द बैलेंस एज पर कैश बुक। क्यों? क्योंकि बैंक में तो पैसे कट चुके हैं, कैश बुक में अपने अभी नहीं दिखाए। तो ये रीजन ऑफ वेरिएशन हो सकता है। Next, interest and dividends collected by the bank. Interest and dividends collected by the bank on our behalf. On behalf of the customer, उसकी बात हो रही है। आपकी कोई इनकम है, आपने कहीं पे कोई पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, उस पे इंटरेस्ट आया। आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, तो शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड क्या होता है? It is the return which the shareholders get on the money invested by them in the company. तो आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए थे, कंपनी के प्रॉफिट्स हुए, तो कंपनी ने डिविडेंड्स डिक्लेयर करे, तो वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपके तो बैंक में आ गए, बट आपको पता ही नहीं है। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय द बैंक, मतलब बैंक हमसे चार्ज नहीं कर रहा, हमारे बिहाफ पे कहीं से इनकम जनरेट हुई है और हमारे अकाउंट में उन्होंने डाल दी है। बैंक में कलेक्ट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन बिहाफ ऑफ द अकाउंट होल्डर, हमारे बिहाफ पे कलेक्ट कर सकते हैं, एंड क्रेडिट देम टू द अकाउंट होल्डर्स अकाउंट, और वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। द अकाउंट होल्डर रिकॉर्ड्स इट इन द कैश बुक। बिजनेस एंटिटी अकाउंट होल्डर अपने कैश बुक में कब रिकॉर्ड करेगा? when the bank statement or the passbook is received from the bank. Till that time, balance as per the bank statement or the bank passbook will be higher than the balance as per the cash book. तब तक जो आपका पासबुक का बैलेंस है वो ज्यादा आ रहा होगा, क्योंकि बैंक में डायरेक्टली पैसे आए, तो बैंक स्टेटमेंट में तो बढ़ गए, हमें पता ही नहीं है, तो कैश बुक में उतना कम आ रहा होगा, बैंक में ज्यादा आ रहा होगा। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय द बैंक, ये एक रीजन हो सकता है। डायरेक्ट पेमेंट्स बाय द बैंक, बैंक ने हमारे बिहाफ पे डायरेक्ट पेमेंट कर दी। हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखी थी, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कहते हैं कि मेरा क्रेडिट का बिल आएगा, क्रेडिट कार्ड का आप पे कर देना, मेरे अकाउंट से पैसे काट लेना। मेरा टेलीफोन का बिल आएगा, मेरे अकाउंट से पैसे काट लेना। मेरे कोई भी यूटिलिटी बिल, बिजली का बिल, तो हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। आप बैंक लोन्स की EMIs
उनकी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे देते हो बैंक को कि जब जब वो ईएमआई ड्यू होगी मेरे अकाउंट से पैसे काट लेना। तो डायरेक्ट पेमेंट्स बाय द बैंक, बैंक पेज इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट, इनकी भी इंस्ट्रक्शन हम दे सकते हैं कि हर जब जब इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू होगा मेरे अकाउंट से पैसे काट लेना, हर महीने मेरा रेंट होता है वो आप मेरे अकाउंट से पैसे काट लेना एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। तो इंश्योरेंस प्रीमियम, क्रेडिट कार्ड बिल्स, बैंक लोन, ईएमआईज, ये और एग्जांपल है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के। तो बैंक क्या करता है, बैंक डेबिट्स द अकाउंट होल्डर्स अकाउंट ऑन पेमेंट। तो बैंक हमारे अकाउंट से पैसे काट लेता है, तो बैंक डेबिट कर देता है अपने एंड पे। द अकाउंट होल्डर में रिकॉर्ड इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन रिसीविंग द बैंक स्टेटमेंट और द बैंक पासबुक। अकाउंट होल्डर कब दिखाएगा, जब उसके पास बैंक स्टेटमेंट आएगी। टिल दैट टाइम द बैलेंस as per the bank statement or the bank passbook will be lower than the balance as per the cash book। तो तब तक दोनों का बैलेंस मैच नहीं करेगा कि बैंक स्टेटमेंट में से पैसे कट चुके हैं तो बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस आ रहा होगा इट विल बी लोअर देन द बैलेंस एज पर द कैश बुक। डायरेक्ट पेमेंट्स बाय द बैंक। ऐसे ही हो सकता है डायरेक्ट डिपॉजिट्स इनटू द बैंक बाय अ कस्टमर। किसी कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में, आपने मुझे फीस देनी थी, आपने डायरेक्टली मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दिए, तो मेरे बैंक में तो बैलेंस बढ़ जाएगा। मुझे कैसे पता चलेगा, जब तक मैं बैंक स्टेटमेंट नहीं देखूंगा मुझे नहीं पता चलेगा। टिल दैट टाइम बैंक स्टेटमेंट और द बैलेंस एज पर द पासबुक विल बी मोर देन द बैलेंस एज पर द कैश बुक। डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय अ कस्टमर। If payment is received by the bank directly, it will record it in the account holder's account। डायरेक्टली आए मेरे अकाउंट में उन्होंने क्रेडिट कर दिए, द अकाउंट होल्डर विल रिकॉर्ड इट एट अ लेटर डेट। जो अकाउंट होल्डर है, बिजनेस एंटिटी है, इट विल रिकॉर्ड एट अ लेटर डेट व्हेन ही रिसीव्स द बैंक स्टेटमेंट और द पासबुक। टिल दैट टाइम बैंक स्टेटमेंट और द बैंक पासबुक विल शो अ हायर बैलेंस। बैंक में बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा। नेक्स्ट रीजन क्या हो सकता है, डिसऑनर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। अब ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है, पहले आपको कहानी समझनी पड़ेगी क्या हुआ। आपने किसी को सामान बेचा, उसने पैसे नहीं दिए, उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो आपके पास क्या पड़ा हुआ था, बिल रिसीवेबल। आपके पास क्या पड़ा हुआ था, बिल रिसीवेबल। आपको वो 3 महीने का बिल था, लेट अस अज्यूम 3 महीने का बिल था, 3 महीने वेट करना था, आपको पैसों की जरूरत थी इमीडिएटली, तो आपने क्या करा, आपने बैंक के साथ डिस्काउंट करा लिया वो बिल। आपने क्या करा, बैंक के साथ आपने डिस्काउंट करा लिया वो बिल। आपको तो पैसे इमीडिएटली मिल जाएंगे, बैंक अपनी कमीशन चार्ज कर लेगा। अब वो बिल हो गया बैंक का, अब वो बिल हो गया बैंक का, आपके पास पैसे आ चुके हैं। जर्नल के टाइम हमने सीखा था, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। आपका एसेट कम हो गया, बिल्स रिसीवेबल गया बैंक के पास। अब जब बिल मैच्योर होगा, अब जब बिल मैच्योर होगा तो बैंक वाले अप्रोच करेंगे उस बंदे, आपने बी को सामान बेचा था तो बी ने आपको बिल दिया था, तो बैंक के पास जो बिल पड़ा हुआ है 3 महीने, जब वो मैच्योर हो गया बिल, तो मैच्योरिटी डेट पे बैंक वाले अप्रोच करेंगे बी को कि भाई साहब आपने ये बिल साइन किया हुआ था तो पैसे दे दो। तो अब अगर मैच्योरिटी पे बी पैसे नहीं दे पाता, उसको बोलते हैं डिसऑनर ऑफ द बिल। डिसऑनर हो गया वो बिल, बी पैसे नहीं दे पाया, तो अब क्या होगा, बैंक वाले आएंगे आपके पास कि भाई साहब देखो, आप पे भरोसा करके हमने आपको तो पैसे दे दिए, हमने आपको पैसे दे दिए, पैसे आपको देने पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है आपके पास। इतनी कहानियां नहीं होती, बैंक वाले डायरेक्टली आपके अकाउंट से पैसे काट लेंगे और आपके पास वो चिट्ठी आ जाएगी कि ये लो पकड़ो अपना बिल, हमें पैसे नहीं मिले बी से, आपने जो करना है कर लो अपने एंड पे, हमें अपने पैसे चाहिए। तो बैंक वाले आपके अकाउंट से पूरा जितने का भी बिल था, 50,000 का बिल था तो 50,000 रुपए काट लेंगे, बैंक को पैसे मिल गए। तो डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, तो बैंक के साथ जो हमने बिल डिस्काउंट करा रखा था,
अगर वो डिसऑनर हो जाए तो बैंक हमसे पैसे रिकवर करेगा। उसके बाद हमारे पास बिल पड़ा हुआ है, हम बी से पैसे रिकवर करेंगे, वो बैंक की सरदर्दी नहीं है, वो हम अपने एंड पे रिकवर करेंगे, बैंक को उससे मतलब नहीं है। बैंक हमारे अकाउंट से पैसे काट लेगा। तो अब अगर बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए तो बैंक में से तो पैसे कट डिडक्ट हो गए, तो बैंक बैलेंस कम हो गया, आपको पता ही नहीं। आपको कब पता चलेगा? जब आप बैंक स्टेटमेंट देखोगे। इंटरेस्टिंग पॉइंट। If the bank does not collect payment against the bills of exchange or promissory notes discounted by it, जो जो उन्होंने बिल्स डिस्काउंट कर रखे हैं, अगर उनको उसके अगेंस्ट पेमेंट ना मिले तो बैंक क्या करेगा? इट विल डेबिट द अकाउंट होल्डर्स अकाउंट along with charges। उसके बाद कोई खर्चा भी हुआ है तो वो भी लेंगे हमसे, that it may have incurred। कह रहे कुछ भी है तो अकाउंट होल्डर के अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, अगर सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में अगर वो पैसे रिकवर नहीं कर पाते। तो बेसिकली अगर बिल डिसऑनर हो जाता है, कौन सा बिल? डिस्काउंटेड बिल अगर डिसऑनर हो जाता है तो बैंक अकाउंट होल्डर के अकाउंट से पैसे काट लेगा। अगर कोई चार्जेस लगे हैं तो वो पैसे भी कट जाएंगे। कौन से चार्जेस की बात हो रही है? नोटिंग चार्जेस। इसको क्या बोलते हैं? नोटिंग चार्जेस। नोटिंग का मतलब क्या होता है? टू गेट द फैक्ट ऑफ डिसऑनर registered with the notary public। क्या हो सकता है कि जो बिल डिसऑनर हो जाता है ना, तो आप नोटरी पब्लिक एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप वहां पे जाके ये रजिस्टर करा सकते हो फैक्ट कि भैया इस बंदे का ना बिल डिसऑनर हो गया है, इस पे भरोसा मत करना आज के बाद। तो उस प्रोसेस में एक तरह से लीगल कंप्लेंट ही हो गई, उसमें कुछ चार्जेस लग सकते हैं, तो जो भी खर्चा हुआ है तो बैंक आपसे रिकवर कर सकता है। तो जो भी आपने, अब बैंक ने तो आपके अकाउंट से पैसे काट लिए, तो पॉइंट ये है कि बैंक से आपके पैसे कट गए, आपको जब पता चलेगा कैश बुक में आप तब दिखाओगे। द अकाउंट होल्डर may record the amount debited when the bank statement or the passbook is received. Till the time such entry is recorded, the balance as per cash book will be higher than the bank statement। क्यों? बैंक में से पैसे कट चुके हैं तो बैंक का बैलेंस तो कम हो गया, कैश बुक में पैसे कटे ही नहीं तो कैश बुक में ज्यादा आएगा। तो एक रीजन ऑफ वेरिएशन क्या हुआ? डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। नेक्स्ट रीजन ऑफ वेरिएशन क्या हो सकता है? बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। अब डिस्काउंटिंग की बात नहीं है, आपके पास कुछ बिल रिसीवेबल पड़े हुए थे, आपने कुछ लोगों से पैसे लेने थे, आपने बैंक को बोला कि यार देखो मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास इतना स्टाफ है, तो आप ये लो पकड़ो मेरे बिल्स, जब भी ये मैच्योर होंगे आप जाके मेरे बिहाफ पे पैसे कलेक्ट कर लेना और मेरे बैंक में डिपॉजिट कर देना। आप जाके मेरे बिहाफ पे ये पैसे कलेक्ट कर लेना और मेरे बैंक में डाल देना। डिस्काउंटिंग नहीं हुई है, बैंक अपनी तरफ से कोई पैसे नहीं दे रहा आपको, आपके ही बिल बैंक के पास पड़े हुए हैं, वो वेट करेगा जब मैच्योरिटी हो जाएगी आपके जाके आपके बिहाफ पे पेमेंट की कलेक्शन कर लेगा, तो जब आएगी तो आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएंगे। आपको जब पता चलेगा आप कैश बुक में तो एंट्री तभी पास करोगे, टिल दैट टाइम दोनों में जो बैलेंस होगा वो डिफरेंस हो सकता है। इफ गुड्स आर सोल्ड इट्स डॉक्यूमेंट्स मे बी सेंड थ्रू द बैंक। सामान बेचा आपने, आपने डॉक्यूमेंट्स बैंक को दे दिए कि यार इस बंदे से पैसे कलेक्ट कर लेना, बिल रिसीवर भी और क्रेडिट सेल्स भी आपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए बैंक को। इफ द बैंक कलेक्ट्स द अमाउंट इट विल क्रेडिट द अकाउंट होल्डर्स अकाउंट। तो बैंक तो हमारे अकाउंट होल्डर को क्रेडिट कर देगा। द अकाउंट होल्डर विल रिकॉर्ड द एंट्री व्हेन द बैंक स्टेटमेंट और द बैंक पासबुक इज रिसीव्ड। कैश बुक में तो एंट्री तब होगी ना जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी। टिल द टाइम सच एंट्री इज रिकॉर्डेड द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और द बैंक पासबुक विल बी हायर देन द कैश बुक, क्योंकि पासबुक में तो बैलेंस बढ़ चुका है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से बैलेंस एज पर कैश बुक विल नॉट मैच विद द
बैलेंस एज पर पासबुक। इनमें से कोई भी एरर नहीं था, बिना गलती के भी दोनों में डिफरेंस हो सकता है। तो पहला था डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, दूसरा था ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय द बैंक, फिर उनके सब पॉइंट्स थे। थर्ड मेन रीजन हो सकता है एरर्स एंड ओमिशंस। ये तो ठीक है, ऑब्वियस है कि अब कोई गलती हो जाए तो वैसे ही दोनों में बैलेंस मैच नहीं करेगा। एरर का मतलब होता है कि आपने दिखाया बट कुछ गलत दिखा दिया। ओमिशन मतलब ओमिट हो गया, कोई चीज स्किप हो गई। एरर, मैंने 10,000 की पेमेंट करी, कैश बुक में गलती से 1,000 दिखा दी, एरर है। ओमिशन, मैंने 10,000 की पेमेंट करी, मैं कैश बुक में एंट्री दिखाना ही भूल गया, ओमिशन है। ऐसे ही बैंक के एंड से भी एरर हो सकता है, ओमिशन हो सकता है। ए के सेविंग्स अकाउंट में पैसा डालना था, गलती से करंट अकाउंट में बैंक वालों ने क्रेडिट कर दिया, एरर है। ओमिशन, कोई चीज स्किप हो गई। तो एरर्स एंड ओमिशंस तो बड़ा जनरल सा पॉइंट है, वो तो केस टू केस वेरी करेगा। जो एरर है उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट कर दोगे, जो ओमिशन है उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट कर दोगे। Errors and omissions either in the cash book or in the bank statement or the passbook is another reason for difference between the balance as per cash book and the bank statement or the passbook. It is possible that while recording the transactions in the cash book, a check of rupees 1,000 deposited in the bank is recorded as 10,000. आपने 1,000 का चेक डिपॉजिट करा, कैश बुक में गलती से 10,000 दिखा दिया, तो मैच थोड़ी ना करेगा बैलेंस। तो इसमें क्या हुआ, द कैश बुक इज ओवरकास्टेड। तो कुछ भी हो सकता है, और अंडरकास्टेड। कास्टिंग, कास्टिंग का मतलब क्या होता है? कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग। टोटलिंग। ओवरकास्टेड का मतलब क्या हुआ? टोटल शोन इन एक्सेस, ज्यादा दिखा दिया। तो यार अंडरकास्टेड का मतलब क्या होगा? कम दिखा दिया। सिमिलरली द बैंक मे ऑल्सो कमिट अ मिस्टेक वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। बैंक के एंड से भी गलती हो सकती है इन द बैंक स्टेटमेंट और द बैंक पासबुक। फॉर एग्जाम्पल, a check collected on behalf of Mohan is entered in the account of Mahesh. अकाउंट चेक आया मोहन का, गलती से बैंक वालों ने महेश के अकाउंट में डाल दिया, तो ना तो मोहन का बैलेंस मैच करेगा ना महेश का उसकी कैश बुक से। तो सच एरर्स would also lead to differences in the balances between the balance as per cash book and the bank statement or the passbook. तो रीजंस ऑफ वेरिएशन एक बार जल्दी से रिकॉल करेंगे, क्या क्या थे? एक होता है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। ठीक है जी, इन्हें बोलते हैं डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। फिर आते हैं ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय द बैंक, मतलब बैंक ने तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है। इसमें क्या एग्जांपल्स है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। Bank charges or interest charged by the bank, not recorded in the cash book. Interest and dividends collected by the bank on our behalf, not recorded in the cash book. Direct payments made by the bank on our behalf, not recorded in the cash book. Direct deposits into the bank by a customer, लोगों ने हमारे अकाउंट में पैसे डायरेक्टली डिपॉजिट करे, बैंक में तो आ गए, कैश बुक में भी एंटर नहीं हुए। डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, कोई बिल डिस्काउंट करा रखा था बैंक से, डिसऑनर हो गया, बैंक से तो पैसे कट गए, हमें पता ही नहीं है, तो हमारी कैश बुक में नहीं आ रहे। बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन आवर बिहाफ, हमारी कुछ पेमेंट्स कलेक्ट करी बैंक ने, बैंक में आ गई, हमें पता ही नहीं है, तो कैश बुक में नहीं आ रही। लास्ट क्या हो सकता है? एरर्स एंड ओमिशंस। एरर्स एंड ओमिशंस, गलती हुई है, गलती कैश बुक पे भी हो सकती है, गलती पासबुक में भी हो सकती है, बट अगर कोई गलती हुई है तो बैलेंस कैश बुक का पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं कर रहा होगा। तो बेटा ये थे रीजंस ऑफ वेरिएशन। रीजंस ऑफ वेरिएशन आपको तभी समझ आ सकते हैं जब आपको डेबिट्स और क्रेडिट्स ढंग से समझ आए कि कैश बुक के डेबिट्स क्रेडिट्स क्या होते हैं, पासबुक के डेबिट क्रेडिट्स क्या होते हैं, उसके बाद ही हमें रीजंस ऑफ वेरिएशन अंडरस्टैंड करने चाहिए।
अब नेक्स्ट हम करेंगे इसके बाद कि एक्चुअली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कैसे होती है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले आप थ्योरी पार्ट ढंग से अंडरस्टैंड करेंगे।